है वो सब चीजें। तो एक बार हम स्लाइड दिखा दे रहे हैं प्रीवियस क्लास का, क्लास 10th क्लास का ना, क्लास 10th लाइट। नहीं, ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं। ठीक है, चलो वो सब मिक्स हो गया, स्लाइड बहुत सारा, तो तुमको याद ही हम लोग को क्या क्या डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग याद ही हम लोग क्या क्या चीजों को डिस्कस किए हैं। ठीक है सर। सर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में मिराज और लूमिंग का एक बार बता दीजिए ना डिटेल। अच्छा हाँ हाँ, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पढ़े थे। यस, सही बोल रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक हम लोग पढ़े थे ना। हाँ, लूमिंग और मिराज का बता देते हैं, लूमिंग एंड मिराज का बता देते हैं। एक सेकंड, वो स्लाइड नहीं मिल रहा है। इसमें यही दिक्कत है, सब मैच हो जाता है एक साथ एक्चुअली। इस पे क्या होता है ना, सब मैच हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग ये देखे थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है, इसी में हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, यही लास्ट टॉपिक था हम लोग का। ठीक है, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं टीआईआर पे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, जैसे दो मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। लाइट रे जब ट्रेवल कर रहा है किसी रिफ्रैक्टेड एंगल से, है ना, लाइट रे ट्रेवल कर रहा है किसी इंसिडेंट एंगल से, सॉरी इंसिडेंट एंगल से, मान लो कोई भी एंगल है, आई मान लेते हैं। तो वो एक क्या होगा, जब वो डेंसर से रेयर मीडियम पे जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करेगा, और क्या हो जाएगा उससे, एक रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगा। लेकिन एक सर्टेन एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एक सर्टेन एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर इंसिडेंट एंगल। तो जब वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, उस समय रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, उस समय रिफ्रैक्टेड रे जो हो जाएगा वो होगा 90 डिग्री का। तो उसके बाद अगर हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं फर्दर, अगर उसके बाद भी रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा जो इंसिडेंट रे है वो वापस उसी मीडियम पे आ जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लोग डिफाइंड कैसे किए थे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। If the angle of incidence increased, angle of refraction will also increase. At a particular value of angle of incidence, refracted rays up to 90 degree. किसी particular refracted इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। तो ठीक है, तो इसी इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल थीटा सी। और जिसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट क्या होता है कि पूरा जो इंसिडेंट रे है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा उसी सेम मीडियम पे। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोले थे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोले थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले थे। ठीक है, इसी फेनोमेना को हम लोग बोले थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाए थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में तुम नोट्स लिखे हो तो उसमें होगा जरूर। हम लोग उस पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे थे, सम इलस्ट्रेशन। तो पहला जो इलस्ट्रेशन है उस पर हम लोग बात किए थे स्पार्किंग ऑफ डायमंड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम लोग क्या बात किए थे, स्पार्किंग ऑफ डायमंड के बारे में हम लोग बात किए थे। उस पे क्या होता है, देखो जो डायमंड होता है ना उसका एक पिकुलियर स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम ध्यान से डायमंड को देखोगे तो उस पे देखना बहुत ज्यादा शाइन होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक पिकुलियर टाइप का है। और स्पार्किंग ऑफ डायमंड जो है ये एक ही कारण से हो पा रहा है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझ जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है, 2.5, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे तुमको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जैसे तुमको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जैसे तुमको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी तरह याद रखना कि डायमंड जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इट हैज वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका वैल्यू कितना होगा, 2.5। तो 2.5 वैल्यू होता है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक फैक्टर है, इसका थीटा सी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल टाइप का एंगल है, पहले ही बताएं, जिसपे क्या हो रहा है, जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो अगर हम लोग डायमंड को इस तरह कट करते हैं जिसमें जो थीटा सी का वैल्यू है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्या हुआ ज्यादा हो जाए, डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा होगा, जैसे आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी तो फेनोमेना ऑफ क्या होगा, टी आई आर, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है। तो डायमंड के केस में जब, ठीक है, डायमंड हम लोग उस पर मिराज लूमिंग दोनों पे आएंगे, एक बार डायमंड का भी बता देते हैं, पिछले क्लास में बताए तो बस रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट में। तो देखो अब डायमंड को इस तरह कट किया जा रहा है कि लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, मतलब अगर क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री सेल्सियस है तो लाइट, जरूरी है कि लाइट जो है वो कितना से आए, कितना से इंसिडेंट करे, 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करे, और ऐसा हो पाएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। और अगर टीआईआर हो जाएगा, ठीक है, अगर टीआईआर हो जाएगा तो इसका मतलब अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्शन होता रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारा सरफेस होता है। तो इसीलिए लाइट जो होता है वो जब आता है आउट ऑफ, जब हम लोग को दिखता है, मतलब बीम जो आउट करता है कुछ प्लेसेस से, तो हम लोग को हर एक डायरेक्शन पे दिखता है वो, तो इसलिए स्पार्कल की तरह दिखता है, चमकता हुआ, हीरा जो होता है चमकता है, डायमंड, तो इसलिए वो हम लोग को चमकता हुआ दिखता है वो, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सम इलस्ट्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एक, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, रुको एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें इमेज सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक सेकंड बस वेट करना, हम बस बता रहे तब तक सुनो थोड़ा सा। एक और फेनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो थोड़ा सा तुम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी हम बताए थे, देखो यहाँ पे फिर से हम एक बार बता रहे हैं, फिर हम लोग लूमिंग पे आएंगे। तो देखो डायग्राम पे, एक सेकंड रुको, हम डायग्राम पेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर याद रखना एक तरह का केबल होता है, और इसमें भी जनरली क्या यूज हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है वही यूज हो रहा है, मतलब इसमें भी हम लोग टीआईआर का जो फेनोमेना है उसी को यूज करते हैं, ठीक है, इस पे भी हम लोग टीआईआर के फेनोमेना को यूज करते हैं। अब इस पे क्या हो रहा है, सुनो, जैसे एक नॉर्मल वायर होता है जिससे करंट जाता है, ठीक है, तो उसमें उस वायर को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर नहीं बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मतलब ऐसा कोई वायर जिस ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमेना हम लोग कर रहे हैं, तो देखो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जिसमें ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमेना कर रहे हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड मतलब क्या, लाइट। तो इस तरह के वायर पे, ठीक है, जैसे डायग्राम पे देखो दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, और देखो ऑप्टिकल फाइबर, तो क्या होता है इस तरह के फाइबर पे, इस तरह के वायर पे जनरली लाइट जो ट्रेवल करता है, प्रोपागेट करता है, उस पे क्या रहता है, लाइट ही प्रोपागेट करता है, करंट नहीं प्रोपागेट करता है इस पे, ठीक है। और एक ग्लास फाइबर होता है बहुत पतला सा, फ्यू माइक्रोन्स का, जिसपे कि डिफरेंट इंडेक्स होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कोर, एक को हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है, इस पे क्लैडिंग वर्ड नहीं लिखा गया, बट हायर क्लास में तुम लोग को पढ़ना है, जैसे जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना, तो ईसी जब पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसमें बहुत डिटेल्स में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना है, एक पूरा चैप्टर है। जब तुम पढ़ोगे लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस भी अगर पढ़ोगे, कॉलेज में जाके जरूर पढ़ोगे, 11th 12th में भी उतना नहीं है, बट कॉलेज में है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो सुनो अब क्या होता है इसमें, तो इस पे देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, देखो तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह दो सरफेस होता है, डुअल सरफेस इस तरीके का, ठीक है, एक को बोलते कोर, एक को बोलते क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करता है। अब इस पाइप के थ्रू हम लोग लाइट को ट्रेवल कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप हम लोग ट्रेवल कराते हैं लाइट को, और इसका रेडियस बहुत पतला होता है, फ्यू माइक्रोन्स का रेडियस होता है, ठीक है। तो जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, देखो कोर हम लोग μ1 को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखो, ध्यान दो कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सराउंडिंग से या क्लैडिंग से ज्यादा होता है, क्लैडिंग बोलो सराउंडिंग बोलो दोनों एक ही बात है,
ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानना डिटेल्स में, ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, टेली कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं जनरली। अभी के लिए बस इतना जानना है, अगर तुमसे पूछा जाए कि राइट डाउन सम इलस्ट्रेशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तुम एक इलस्ट्रेशन ये बोलोगे कि स्पार्किंग ऑफ डायमंड, तुम उसमें बताओगे कि स्पार्किंग ऑफ डायमंड में जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है, 24 डिग्री होता है, सेल्सियस बोलो सॉरी, एंगल में 24 डिग्री होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.5 होता है। तो हम लोग इस तरह कट करते हैं डायमंड को, जब फॉर्म बनाया जाता है, जब मेड किया जाता है डायमंड को, इस तरह कट किया जाता है जिससे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो टीआईआर बार बार होते रहता है हर सरफेस, तो हम लोग को एक स्पार्कल दिखता है। तो ये बोलोगे डायमंड के लिए। और ऑप्टिकल फाइबर के लिए बोलोगे कि इट इज मेड अप ऑफ glass fibers of radius few microns and which has two generally it is a kind of donut type structure रहता है, pipe type का है ना, cylindrical structure होता है, and it has two part called core and cladding, and always refractive index of core is greater than the cladding and light is propagated uh, through this pipe and there is a multiple time reflexive total internal reflections। तो इसी तरह ये ट्रेवल करते रहता है आगे तक, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मिराज और लूमिंग के बारे में। तो ये सब थियोरेटिकल चीजें हम लिखा नहीं रहे, इसलिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो इसे अलग से लिखाने से टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है मिराज एंड लूमिंग। सुनो, मिराज लूमिंग क्या होता है, जैसे तुम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे। जनरली ये डेजर्ट्स में होता है ना, रेगिस्तान में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ा सा डेजर्ट्स कहाँ पे, यूएई में है, वहां पे हो सकता है, या फिर राजस्थान में भी है थोड़ा सा डेजर्ट्स, तो वहां पे भी दिख सकता है हम लोग को। तो मिराज जो होता है ना, वो एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉज की वजह से ही होता है मिराज, है ना। इसका भी एक ही कारण है, कौन सा कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इस पे क्या होता है सुनो, अब इसका कारण जो है ये बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट जो होता है वो क्या होता है, वहां पे सरफेस बहुत ज्यादा हीट होता है। अगर तुम बालू पे पैर रखोगे चलोगे तो बहुत दिखना, वहां पे बहुत ज्यादा गर्म हवा, बहुत हीट एयर जो है, बहुत हीट अप एयर, हॉट एयर उस सरफेस पे रहता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर द सरफेस जो होता है वो लेसर होता है। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा हॉट एयर रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना लेस रहेगा, जितना ज्यादा कोल्ड एयर रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये एक याद रखना हमेशा। इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है। बात समझ में आ गया, अच्छे समझना, रटना नहीं है, ताकि आप सिंपल से समझ में आ जाए, याद हो जाए, अपने लैंग्वेज में भी लिख पाओगे इस चीज को। तो एज वी नो इन डेजर्ट्स, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम्स लेसर देन द अबव इट, बिकॉज नियर द सरफेस बहुत ज्यादा हॉट सरफेस होता है और ऊपर कोल्ड हवा बहता है, ठंडा हवा ऊपर, तो ये हॉट एयर ऊपर कोल्ड एयर, तो एयर के डिफरेंस की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफर करेगा। जहां पे हॉट एयर है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू1 म्यू2 मान लेते हैं, और कोल्ड एयर का अगर म्यू1 मान लेते हैं, तो याद रखना कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हॉट एयर, ठीक है। हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट जब ट्रेवल कर रहा है किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे, अब देखो यहाँ पे एक पर्सन है ना, यहाँ पे एक पर्सन है, ये काफी दूर से इस कैमल को देख रहा है, ठीक है, एक पर्सन है, ये काफी दूर से कैमल को देख रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब वो देख रहा है बहुत दूर से, तो उस समय वो जो एंगल बना रहा है ना इंसिडेंट वाला, वो एंगल जरूर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कंडीशन पे आ जा रहा है ना। वो एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, हर एक चीज का क्रिटिकल एंगल होता है जब तक कि वो रिफ्लेक्ट करता रहे, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जाएगा क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्रिटिकल एंगल तक तो रिफ्रैक्ट करेगा, 90 डिग्री बना लेगा रिफ्रैक्शन, डायग्राम बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है, बढ़िया से बताए थे। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पूरी तरह से लाइट जो होगा वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम मीडियम पे। तो एक कंडीशन ये है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाता है, कंडीशन तुरंत बताए थे, बोलो उस समय कंडीशन क्या होता है, ऐसा कंडीशन में क्या होता है फेनोमेना, बोलो जल्दी से, कौन सा फेनोमेना होता है, टीआईआर होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन।
तो जैसे ही ऐसा कंडीशन आएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और हम लोग उस इमेज को क्या देख पाएंगे, हम लोग उस मतलब उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। हम लोग को इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा इस कैमल का यहाँ पे, तो हम लोग को दिखेगा कि दो कैमल है, एक उल्टा कैमल भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिराज। हिंदी में हम लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में शायद मरीचिका बोला जाता है, मरीचिका नहीं, इंग्लिश में बोला है मिराज। तो ये होता है कहाँ पे, जहाँ पे बहुत हॉट एयर मतलब सरफेस पे रहता है, तो उसका सबसे अच्छा कंडीशन है डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है लूमिंग। देखो लूमिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया अभी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मिराज हो रहा है, उसी तरह लूमिंग का जो कंडीशन है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। मिराज का जो कंडीशन है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, और जो लूमिंग है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है मिराज और लूमिंग पे, डिफरेंस हम बता दे रहे क्या है, सुनो डिफरेंस क्या होता है। लूमिंग जो होता है ना वो जनरली कोल्ड वायर नीचे रहता है उस पे, जस्ट उल्टा कंडीशन मिराज का। लूमिंग पे क्या होता है, कोल्ड वायर नीचे रह रहा है और हॉट वायर जो है वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हम लूमिंग का एक डायग्राम बनाते रफली, यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाते लूमिंग के लिए। देखो लूमिंग का क्या कंडीशन है, लूमिंग होता है जनरली मान लो सी में, है ना, समुद्र सी। तो ऐसा मान लो एक तुम्हारा दो मीडियम को सेपरेट कर दिया हम लोग, ठीक है। और ये बहुत ही एक कोई कोल्ड मीडियम है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक ओशन है ऐसा, ठीक, इस तरह कुछ। और सपोज कि यहाँ पे सपोज मान लो एक जहाज है, ठीक है, इस पे एक जहाज जा रहा है। सपोज मान लो यहाँ पे एक तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे ही जहाज कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे एक जहाज जा रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्टेंस में काफी दूर में और एक ऑब्जेक्ट है और एक जहाज कंसीडर करते हैं छोटा सा, तो यहाँ पे भी मान लो जहाज है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे एक छोटा सा सीप है, ठीक है, ऐसा मान लो रफली एक डायग्राम है। तो ऐसा कोई एक सीप है यहाँ पे भी है। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जनरली होता है पोलर रीजन पे, ये सिमिलर होता है मिराज का, लेकिन ये होता है पोलर रीजन पे। जनरली लूमिंग कहाँ पे होता है, पोलर रीजन पे, ठीक है, पोलर रीजन में होता है। इसी चीज कहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूमिंग बोलेंगे, LOOMING लूमिंग, ठीक है। देखो फिनोमेना क्या है, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मीडियम में एक कोल्ड एयर रहेगा, ठंडा रहेगा पानी के पास, है ना, इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है यहाँ का। और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा इससे हॉट एयर मिलेगा, कंपैरेटिवली इससे हॉट एयर मिलेगा, बहुत हॉट नहीं मिलेगा रेगिस्तान की तरह, बट रिलेटिवली कोल्ड एयर रहेगा सरफेस के पास, मतलब सरफेस नहीं बोलेंगे हम लोग, वाटर सरफेस के पास, ओशियन है। तो जैसे ही कोल्ड एयर रहेगा तो क्या आप सिखाए हैं, कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो ये वाला पार्ट बिहेव करेगा एज अ डेंसर मीडियम और ये वाला पार्ट बिहेव करेगा एज अ रेयरर मीडियम, ठीक है, ये पार्ट बिहेव करेगा एज अ रेयरर मीडियम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सुनो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सेकेंड नंबर जहाज से, ऐसे ऑब्जर्व कि यहाँ पे कोई पार्टी, सॉरी थोड़ा डायरेक्शन हम लोग को बदलना पड़ेगा, हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो हम लोग ऐसे ऑब्जर्व किए, यहाँ पे कोई कुछ है, कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जहाज पे किसी को देख रहे हैं, मतलब जहाज को देख रहे हैं हम लोग बहुत दूर से, दूसरे एक जहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोमेना ऑफ TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, क्योंकि क्या हो जा रहा है यहाँ पे ना, मीडियम वैरी करते जा रहा है, यहाँ पे भी एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ऐसे हम लोग देख रहे हैं सपोज मान लो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेंसर और रेयर मीडियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग को कुछ ऊपर, मतलब मान लो इसी जहाज का एक इमेज हम लोग को, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका इमेज हम लोग को यहाँ कहीं पे दिखेगा,
ठीक है, तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे जो है हमको क्या दिखेगा कि 2 जहाज है। ठीक है, ऐसा क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो हम लोग इस पे बोलेंगे कि लूमिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू टीआईआर, here mu decreases with the height and so the image of the object is formed in air। ठीक है, तो सिंपल सा लूमिंग को कैसे समझाओगे? लूमिंग is also example or the illustration for the total internal reflection। here mu decreases with height, definitely mu decrease करेगा, क्योंकि हम लोग जितना हॉट रीजन की तरफ जाएंगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, और जितना कोल्ड रीजन की तरफ आएंगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जनरली क्या होता है, इसीलिए हम लोग को वो ऊपर इमेज दिख रहा है अब, क्योंकि इमेज जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म हो रहा है वो एयर पे फॉर्म हो रहा है, और इस कंडीशन में भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस फेनोमेना को बोलते हैं लूमिंग। तो ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछो। तो 3 तरीके का यहाँ पे फेनोमेना हो रहा है। एक होता है स्पार्किंग ऑफ डायमंड, एक ऑप्टिकल फाइबर, और एक मिराज लूमिंग। मिराज लूमिंग सिमिलर सेम ही चीज है, बस मिराज में क्या होता है, कोल्ड एयर ऊपर, हॉट एयर नीचे रहता है जमीन के पास, और इस पे पानी के पास पोलर रीजन पे होता है, पानी के पास कोल्ड एयर। और जैसे हम लोग थोड़ा अबव जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। तो वो हॉट एयर के पास जो रहता है इमेज बन जाता है आसमान पे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक है किसी को लूमिंग, मिराज और स्पार्किंग ऑफ डायमंड ऑप्टिकल फाइबर में? नो सवाल सर। नहीं है ना? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो जब भी टीआईआर का एग्जांपल लिखने के लिए आएगा तो इसको तुम लिख सकते हो अच्छे से डायग्राम बना के। ठीक है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, वहीं से हम फोटो लिए थे इसका ये वाला, तो ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ अच्छे से, तो वहां से देख सकते हो, किताब में भी देख सकते हो। बस इतना अपने लैंग्वेज में याद रखना, तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बस समझ के अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग आज बात करते हैं, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले थे लेंस के बारे में। ठीक, तो तुम लोग सभी लोग जानते हो लेंस जो होता है हम लोग हर जगह देखते हैं, हर जगह ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अराउंड हम लोग हमेशा लेंस को ऑब्जर्व करते हैं। इवन अगर हम लोग कोई कैमरा यूज कर रहे हैं उस पर भी लेंस है। ठीक है, हम लोग चश्मा पहन रहे हैं, स्पेक्स, वो भी एक लेंस है। इवन हम लोग के पास नेचुरल लेंस है, हम लोग के आई के अंदर, आईज में, उसमें नेचुरल लेंस लगा रहता है। ठीक है, हम लोग कोई भी मूवी देख रहे हैं तो हॉल में जो प्रोजेक्टर लगा उस पर भी लेंस है। ठीक है, तो लेंस इज एवरीवेयर, तो इतना ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑप्टिक्स। तो लेंस होता क्या है? लेंस एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक कांच का या फिर फाइबर का भी बनता है, आजकल चश्मा फाइबर का भी हम लोग लेंस लगाते हैं। तो समझ लो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पार्ट होता है, पीस होता है, जिसको 2 सरफेस से हम लोग बाउंड करते हैं, 2 कर्व सरफेस से। तो इसी टाइप के लेंस को हम लोग बोलते हैं, इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लेंस। से फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कुछ, क्या बोले, ऐसा एक कर्वेचर सरफेस है, ठीक है, और एक दूसरा कर्वेचर सरफेस है, इन दोनों को हम लोग बाउंड कर दिए इस तरह। ठीक, इधर हम लोग इसको ऐसे बाउंड किए, नहीं तो फिर हम लोग इसको उल्टा बाउंड कर दिए, दिस वे। तो दोनों क्या करेगा? एक लेंस का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाइकन्वेक्स लेंस। लेंस, और सिंपली तुम बोल सकते हो कन्वेक्स लेंस, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, बार बार बाइकन्वेक्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। और इसको बाई कनकेव बोल सकते हैं, तो सिंपली कॉनकेव बोल सकते हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, तो इस चीज को समझो। तो ये दो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, मतलब 2 पीसेस का, 2 कर्व पीस को कंबाइन कर दिया गया, और एक प्लेन सरफेस जो बना उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। अब देखो, तुम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली तुमको एक चीज नजर आएगा कि यहाँ पे 2 पार्ट है, ऐसा यहाँ पे भी इस तरह का 2 पार्ट है, 2 पार्ट को जोड़ दिए हम लोग। तो 2 पार्ट को कहां से लिए? 2 पार्ट को कट किए हम लोग हॉलो स्फीयर से कट किए, है ना, 2 हॉलो स्फीयर से कट किए। तो अगर हम लोग 2 हॉलो स्फीयर से कट किए तो डेफिनेटली इस पार्ट के लिए एक रेडियस होगा, और इस पार्ट के लिए भी स्फीयर का एक रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस लेंस में भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट के लिए होगा, इसका भी एक रेडियस कर्वेचर इस पार्ट के लिए होगा। तो इसीलिए हम लोग बाई कन्वेक्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, या फिर बाई कनकेव वर्ड का यूज कर रहे हैं। देयर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर,
as well as there are two focus, collectively called it foci. दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकस होगा। अब बताओ कैसे हम लोग मतलब कैसे हम लोग इस स्फीयर से कट कर रहे हैं, दो स्फीयर से। देखो हम लोग इसको डायग्राम को बनाते हैं। मान लो अपने पास एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, और इसके साथ हम लोग इस तरीके का और एक स्फीयर लिए। रुको, ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, थोड़ा दूर से लेना पड़ेगा। हाँ, ये छोड़ो, इसको हाथ से ही बनाते हैं हम लोग। देखो, तो ये हम लोग एक स्फीयर लिए, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो देखो दो स्फीयर का कॉमन पार्ट कौन सा निकला? दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर बोथ द स्फीयर, दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर बोथ द स्फीयर। तो इस स्फीयर का अपना एक क्या होगा? सेंटर होगा। इस स्फीयर का अपना एक रेडियस होगा, ये सेंटर C1 है। इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा विच इज कॉल्ड सेंटर C1। इस स्फीयर का एक सेंटर होगा सेंटर C2, है ना। तो यहाँ से एक लाइन होगा, यहाँ से एक लाइन होगा। अब ये इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दो स्फीयर का यूज हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। दो स्फीयर का जो कॉमन पार्ट निकला उससे लेंस बन रहा है। मतलब यहाँ से कर्वेचर पार्ट को कट करो और यहाँ से कट करो, दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो लेंस बन जा रहा है। सिमिलरली अगर ऐसे कट करोगे, मतलब एक कॉमन पार्ट उल्टा करके निकालोगे, जैसे मान लो कि, अच्छा ऐसे समझ लो, ऐसा किए हम लोग, है ना, और क्या किए, यहाँ पे थोड़ा सा एक दूर में थोड़ा ऐसे रखे। हाँ, तो ये जो कॉमन पार्ट मिला हम लोग को, दिस कॉमन पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा अगर हम लोग कांच भर देते हैं, थोड़ा शीशा लेंस भर देते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल को फील कर देते हैं, तो इसको जब हटाएंगे तो स्फीयर को, तो ऐसा एक पार्ट मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा ढलाई करने टाइप का, दोनों को रख के अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यहाँ पे फील कर देते हैं, ठीक है। स्लैब जिस तरह बनाते हैं उस तरह हम लोग फील कर देते हैं। तो इस जगह पे क्या मिलता है, जो कॉमन पार्ट मिला, तो इसका भी देखो, इसका भी अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका भी अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो डेफिनेटली इस लेंस के लिए भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 आ गया और इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आ गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स या फिर बाई कनकेव लेंस, या सिंपली यू कॉल्ड इट कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ठीक है। तो देखो हम लोग मिरर पढ़े थे, तो मिरर में हम लोग क्या देखे थे कि एक कर्वेचर पार्ट का एक पार्ट को पेंट कर दिया जाता है और एक पार्ट को पॉलिश रहता है। मतलब एक पार्ट सिल्वर रहता है और एक पार्ट रहता है पॉलिश, ठीक है, कर्वेचर पार्ट। लेंस पे क्या हो जाएगा, हॉलो, हम लोग किसी सॉलिड स्फीयर को कट किए, नॉट हॉलो, सॉलिड स्फीयर को कट किए, कांच का या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, और उससे हम लोग जो सरफेस मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, कॉमन सरफेस मिल जा रहा है दो तरीके से, तो हम लोग कन्वेक्स या कनकेव लेंस को बोल रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारा पार्ट्स को डिफाइन करेंगे, जिस तरह हम लोग मिरर पे किए थे। जैसे मिरर पे हम लोग पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर को डिफाइन किए थे। सिमिलरली इस पे भी हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत सारे पार्ट्स को, ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर, ये सब पार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। रुको, एक बार स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, ये शेयर करने स्क्रीन चला जा रहा है एक्चुअली, एक सेकंड रुको, इसको हम डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, देखो, रुको इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे तुम डिफाइन करते हो मिरर पे हर एक पार्ट्स को, उसी तरह लेंस में भी हर एक पार्ट्स को डिफाइन करोगे। ऑप्टिकल फाइबर बोल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इन सभी पार्ट्स को। तो इस चीज को हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं यहाँ पे। देखो, अब लेंस में क्या बोला जा रहा है, लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू कर्व सरफेस, ठीक है, एंड वन प्लेन सरफेस। दो कर्व सरफेस भी हो सकते हैं, प्लेन सरफेस भी हो सकता है। अगर ऐसा बना देंगे एक प्लेन और एक कर्व, तो प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा। देखो अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह कुछ यहाँ जो डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। एक पार्ट प्लेन है और एक पार्ट कर्वेचर है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे कनकेव के एक पार्ट को प्लेन कर दो, बोलेंगे प्लेनो कनकेव। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, बस ये वाला बाई कन्वेक्स और बाई कॉनकेव, ठीक।
अब इस पे कुछ पार्ट्स आता है, जैसे पहला पार्ट्स हो गया ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर का मतलब, अगर कोई लेंस से कोई रे आता है, मान लो रे उससे पास करता है लेंस से, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद वो रे जो है वो डाइवर्ट नहीं करेगा। दोनों केस में देख लो, अनडेविएट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे पोल पे होने से क्या होता था, पोल पे होने से एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड सेम हो जाता था, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई रे गुजरता है ना, तो वो अनडेविएटेड रहता है, मतलब वो डेविएट नहीं करेगा, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो रे इज अनडेविएटेड। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि रे इज अनडेविएटेड, तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली यहाँ पे तुमको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है, पहले हम डायग्राम पे यहाँ पे समझाएं, देखो है ना, दोनों केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है। तो अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर तुम ऑप्टिकल सेंटर को और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर तुम मिलाओगे, स्ट्रेट लाइन खींचोगे, तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसी चीज को हम लोग बोलते हैं, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस डायग्राम पे देखो C1 और C2 जो है, इसमें भी C1 और C2 जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, और वो हमेशा लेंस का परपेंडिकुलर रहेगा। देखो लेंस ठीक उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? तो ये सब पार्ट को हम लोग बस डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक टर्म आता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस देखो क्या होता है, जैसे हम लोग मिरर पे याद करो, मिरर पे हम सिखाए थे, जब भी इन्फिनिटी से कोई रे आता है तो हमेशा वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से आके मीट करता है, या तो अपीयर टू मीट करता है। इस तरह हम लोग डिफाइन किए थे। सिमिलरली इन केस ऑफ लेंस, अगर मान लो कि फोकस से कोई रे पास हुआ या फिर फोकस से कोई रे जा रहा है, तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस चीज को ज्यादा अच्छा याद रखना, ये भी तुम बोल सकते हो, मिरर पे याद रखे थे कि देखो कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से रे आ रहा है, और रे आने के बाद कहाँ मैच कर जा रहा है, फोकस में मैच कर रहा है, या फिर देखो अपीयर टू मूव करा रहे हैं, तो ऐसे डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज व्हेन द रे इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस and when rays come from the infinity, coming from the infinity, so after refraction it's always meet at a point which is called principal focus or appear to meet. Simply we can define, इस वे में डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल फोकस को, ठीक है। इसके बाद जो तरीका है, मतलब इसके बाद जो टाइप है वो हो जाएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ हम लोग जानते ही हैं। फोकल लेंथ का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? फोकल लेंथ का मतलब, फोकल लेंथ मिरर के केस में डिफाइन किए थे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोले थे मिरर में फोकल लेंथ। उसी तरह लेंस में हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, है ना। लेंस के फोकस पे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो दूरी है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल, याद हो गया होगा। 5 मिनट लगेगा इसको बस देखने में, एक बार इसको रटना नहीं है, मतलब लॉजिकली समझ लो, डायग्राम दिमाग में रखो अच्छे से, ताकि तुमको सब कुछ आइडिया हो जब प्रॉब्लम सॉल्व करो या डायग्राम बनाओगे तो। अब देखो तुम लोग मिरर पे ड्रॉ करने का, इमेज ड्रॉ करने का एक आइडिया तुम लोग सीख लिए थे उस समय। 3 लॉ बताए थे। पहला क्या, कि कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आता है वो मीट करेगा फोकस पे, या तो फिर अपीयर करेगा फोकस पे। दूसरा ये बताए थे कि फोकस से गुजरने के बाद कोई भी रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ये दूसरा लॉ बताए थे। और तीसरा रूल ये बताए थे कि अगर कोई लाइट रे अगर कोई लाइट रे पोल पे आके इंसिडेंट करता है तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो वापस चला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से वापस रिफ्लेक्ट करता है। ये मिरर के केस में बताए थे। सिमिलरली लेंस के केस में भी कुछ इमेज फॉर्मेशन का रूल है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, एक लास्ट टर्म बचा है हम लोग के पास, वो है एपर्चर, ठीक है। तो एपर्चर क्या होता है?
एपर्चर का मतलब लेंस का कितना इफेक्टिव डायमीटर है, मतलब मान लो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, यहाँ पे हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, दिस रिफ्लेक्टिंग पार्ट बेसिकली, मतलब ये पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। तो लेंस का एपर्चर डिपेंड करता है कितना उसमें लेंस का अगर एपर्चर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी ज्यादा फॉर्म करेगा। तो इसलिए एपर्चर जो होगा ना, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एपर्चर पे डिपेंड करता है। मतलब तुम लेंस का एपर्चर जितना ज्यादा रखोगे उतना इंटेंस इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे तुम देखना जो प्रोजेक्टर हम लोग लगाते हैं तो लेंस काफी बड़ा होता है, जैसे जो कि मूवी हॉल वगैरह में लगाया जाता है, या फिर बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर होता है। स्कूल में भी लगाया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, तो स्कूल में छोटा प्रोजेक्टर लगता है स्मार्ट क्लासेस के लिए। और थोड़ा सा अगर अच्छा एडवांस प्रोजेक्टर यूज करेंगे तो लेंस का भी एपर्चर ज्यादा होगा। ठीक है, तो एपर्चर डिपेंड करता है इंटेंसिटी इमेज कैसा बन पा रहा है इसी चीज पे। अच्छा, इसके बाद है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स। सबसे पहला तो याद रखना स्पेसिफिक रूल में, फर्स्ट रूल याद रखना, रे जो होगा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो अगर रे कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बोले थे, अनडेविएटेड रहेगा। ये बात को हम पहले ही बोल दिए, तो एक रूल वन बन गया, ये रूल वन। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो अनडेविएटेड होता है। देखो यहाँ पे हम डायग्राम भी इसका ये दिया हुआ है, जो ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन किया तो उसमें भी बोला गया है। ठीक है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो हमेशा अनडेविएटेड होता है। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन, बहुत सिंपल है। ठीक, अब तुम दूसरा रूल देखोगे, वो भी तुमको पता है कहीं ना कहीं से, अभी जस्ट वो भी बताए थे, तो वो भी काफी सिंपल है। दूसरा रूल में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड रूल में बोला जा रहा है, रूल 2 में, रे पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट आफ्टर रिफ्रैक्शन द लेंस बिकम्स पैरेलल। देखो वही चीज हो गया, बहुत सिंपल, मिरर जैसा ही। यदि कोई रे पैरेलल से आता है, सॉरी, अगर कोई रे फोकस से पास करता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मिरर में क्या बोलते थे कि अगर कोई रे फोकस से गुजरता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, वहां पे रिफ्लेक्शन था और यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, वहां पे था REF LE TION रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन REFRACTION। दोनों में थोड़ा अंतर है, हम लोग दोनों को पढ़ लिए हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो उसके बाद का लॉ है, तीसरा लॉ, उस पे क्या बोला जा रहा है, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द पासेज और अपीयर्स टू फोकस F2। हाँ ये देखो, ये समझो थोड़ा, अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे पास करे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करे तो वो F2 पे मीट करेगा। देखो डायग्राम दिया हुआ है इसका, देखो यहाँ पे, ये देखो सेकेंड डायग्राम, देखो इस पे गौर करो, ये दोनों पे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो रे पैरेलल आया, इधर का फोकस एक F1 कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे F1 होगा, ठीक है, इधर कहीं पे F2 है। अब देखो ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पे मीट किया, F2 पे, यहाँ फिर अपीयर टू मीट कहाँ किया, F2 पे। तो यही बोला गया कि रे पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू F2 और अपीयर टू F2। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक, कोई डाउट है किसी को, पूछो यहाँ तक। हम तो लगातार बोलते गए स्पीड के साथ, अगर कोई डाउट है कहीं पे, कोई दिक्कत तो पूछो। बोलो कुणाल, राज, कौशल, कोई डाउट है, ऋषि, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? क्या क्या बात की हम लोग अभी आज, ओ सर, समझ में आ गया? बोलो तो तुम तब एक बार, रूल फॉर्मेशन में क्या क्या बताएं, बोलो अपने लैंग्वेज में बोलो, मतलब याद नहीं करने बोल रहे हैं, अपने लैंग्वेज में बोलो, हमको लगे कि सर समझ जब में आ भी गया। कोई रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड होता है। ठीक, वेरी गुड। और दूसरा, दूसरा बोलो अपने लैंग्वेज में और बोलो, अगर मतलब फोकस से पास करेगा तो फिर पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल वेरी एक्स। गुड। हाँ बहुत सिंपल है, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, इतना सिंपल सा है। तीसरा बता दो।
सर अगर कोई जो है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 पे मीट करेगा या तो अपीयर टू मीट होता है? वेरी गुड। तो देखो इतना सिंपल सा कंसेप्ट अगर याद रखोगे और थोड़ा सा ज्योमेट्री अच्छे से करोगे तो डायग्राम सब तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत इजीली बना पाओगे। ठीक है, देखो एक एक डायग्राम हम समझाते हैं। जैसे मिरर में तुमने 7-6 डायग्राम प्रैक्टिस किया था, तो इसमें भी कुछ डायग्राम्स है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये जो कुछ कन्वर्जेंट या कन्वेक्स लेंस के लिए कुछ डायग्राम्स है। ठीक है, मतलब हर जगह हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक, बहुत सिंपली डायग्राम बनेगा। तुम एक बार पेंसिल से बस प्रैक्टिस करना घर जाके, मतलब घर में क्लास के बाद। तो सुनो क्या क्या डायग्राम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे तो उसका इमेज हम लोग को बनेगा और इमेज का हम लोग नेचर देखेंगे कि इमेज कैसा बना। इमेज मतलब इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, ठीक है, मैग्निफाइड बना या फिर स्मॉल इमेज बना, ठीक है, डिमिनिश बना। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में। उसके बाद हम लोग रखेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी में रखने के बाद फिर हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 टाइम्स फोकस। फिर रखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, पता ही है सबको। ठीक है, फिर हम लोग रखेंगे फोकस पे और फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो कितना हो गया, ये 6 कंडीशन हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका डिफरेंट इमेज बनेगा। ठीक है, 6 कंडीशन में रखेंगे उसका डिफरेंट इमेज बनता रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग इनफाइनाइट पे रखेंगे तो डेफिनेटली इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी में पैरेलल रे आएगा और कहाँ मीट कर जाएगा, फोकस में मीट कर जाएगा। जिसका डायग्राम यहाँ पे भी एक तरह समझ लो कि बना हुआ है, ये वाला डायग्राम सेकंड नंबर। देखो इन्फिनिटी से रे आ रहा है, फोकस पे मैच कर जा रहा है। ठीक, तो इसी तरह हम लोग को 6 डायग्राम्स को देखना है। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 6 डायग्राम्स बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, और 2 तो बस हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस के लिए। कनकेव के लिए सिर्फ 2 डायग्राम होता है। ठीक है, कनकेव के लिए सिर्फ 2 डायग्राम होता है। तो हम लोग इमेज सबको देखते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इमेज सबको देखते हैं। रुको एक बार तो हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशंस को। ठीक है, तो ये 6 डायग्राम जो भी बताएंगे, जो समझाएंगे अभी, तो उसको जरूर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इस 6 डायग्राम्स को जरूर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसकी इमेज हम सिलेक्ट किए थे, कहाँ चला जाता है इसमें। देखो ये तुम ही लोग का एक शायद बताया गया था ना, नहीं 11th क्लास का है, एडेड बैच में था। ठीक, कोई बात नहीं, फिर से इसको सिलेक्ट कर दे थोड़ा सा। अभी हम किए थे सिलेक्ट, क्लास के पहले हम सब सिलेक्ट करके रख देते हैं, लेकिन इस पे क्या होता है ना, इस पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, ये डेट वाइज अरेंज नहीं हो पाता है। आज वाला देखो कितना ऊपर चला गया है और पुराना वाला सब पहले आ गया है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखो इमेज का फॉर्मेशन अभी सिखाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस करना जरूर घर जाके। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो चीज मतलब बाद में भूल जाओगे। अभी तुरंत जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तुमको मतलब 1-2 घंटा लगेगा, आराम से 1 घंटा लगेगा, बस 1 आवर। पेंसिल लेना, उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना। रूल को मतलब दिमाग में रख के कैसे रूल फॉर्मेशन होता है, उस चीज को माइंड में रख लेना और उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो ये शायद शेयर हो गया होगा।
देखो स्क्रीन पे देखो, ये नहीं पहला स्लाइड होगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ यहाँ पे देखो है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है हम लोग को, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस, तो इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है इमेज, फोकस पे बन रहा है। तुम इस डायग्राम को भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर तुमको सिंपली अगर बनाना है तो तुम इस डायग्राम को भी बना सकते हो जो हम लोग अबव बनाए थे, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम, दोनों इन्फिनिटी केस को बता रहा है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा इमेज, डेफिनेटली फोकस पे बनेगा। तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे इन्फिनिटी में रख दिए हो, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे इन्फिनिटी पे रखे, ऐसे रे आया, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह फोकस पे आके मैच कर गया, तो इस तरह भी बना सकते हो, या फिर जहाँ जो यहाँ पे दिया गया है। तो नेचर को स्टडी करो। अब देखो जब इस डायग्राम को बनाए हैं, इस बात को ध्यान रखो, देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरा यहाँ पे वो डेविएट नहीं किया, अनडेविएटेड है, और फोकस से जाने के बाद क्या हो गया, देखो पैरेलल हो गया राइट लाइट रे, ठीक है, फोकस से जाने के बाद लाइट रे पैरेलल हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर में से जाने के बाद वो अनडेविएटेड रहा। तो दोनों रूल को हम लोग यूज किए हैं। तो ये पहले इमेज का फॉर्मेशन है, ठीक। इसको पेंसिल से प्रैक्टिस करोगे घर में, क्योंकि एग्जाम में सब आता है डायरेक्ट। दूसरा है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी और 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस का 2 टाइम्स, तब तो देखो क्या करोगे, एक को तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, सिंपल रूल, देखो अनडेविएटेड हुआ। दूसरा तुम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराने के बाद फोकस से पास करा दो, बस हो गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करा दो, दोनों पास करने, यहाँ कहीं मर्ज करेगा, ऑटोमेटिक मर्ज कर जाएगा। तुम देखना जहां मर्ज करेगा वहां पे एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को तुम नोट डाउन करना, और नोट डाउन करोगे तुमको दिखेगा इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल सा इमेज बनेगा जिसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं, और इसका मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होगा, -1 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा इमेज बन रहा है। सर तो हाइट, ऑप्टिकल सेंटर के पास से फिर क्या किया है इसमें? इसमें कुछ नहीं, एक देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो एक लाइट रे तुम लोगे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, तो रूल क्या है, वो अनडिवाइडेड हो जाएगा, तो सीधा कर दो, यस पार सर। कर दो इसको। और एक यहाँ पे तुम लोगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरता है, रूल 1 है, देखो रिफ्लेक्ट किया, कहाँ गुजरा, फोकस से गुजरा, अब दोनों जहाँ कट कर रहा है तो वहां इमेज बन जाएगा, ठीक है, बोलो समझे ना। यस सर। अब इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज बना उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस v। तो u और v से डिफाइन किया था, इस तरह मिरर पे करते हैं। तो इस पे हाइट ऑफ द इमेज छोटा होगा हमेशा, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से भी -1 से भी कम आ रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, देखो तीसरे में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि 2f पे, तो इमेज भी 2f पे ही बना, सिमिलर रूल लगा दो, एक रे पार किया ऑप्टिकल सेंटर से अनडिवाइडेड होके, एक रे पार कर गया फोकस से, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, फिर यहाँ पे मर्ज कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज किया तो यहाँ पे इमेज बन गया, तो इसको फिर इमेज डिस्टेंस भी बोल रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोल रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल होगा, रियल मतलब इन्वर्टेड, उल्टा, इक्वल इन साइज होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। माइनस आता है कन्वेक्स लेंस के लिए, इसलिए हर जगह माइनस लिखा हुआ है, बताएंगे क्यों आता है माइनस कन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो जब भी रियल इमेज बनता है ना तो माइनस ही आता है, क्योंकि देखो इधर हम लोग साइन कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर नेगेटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, इसलिए हर जगह मैग्निफिकेशन में तुमको -1 दिख रहा होगा ये सब, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कोई भी रटने का बात नहीं इसमें, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब तुम इसको एक 2 दिन में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, अगर तुम्हारा कमांड है कंसेप्ट पे, तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से की हो तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। बहुत भारी चैप्टर नहीं है और काफी स्कोरिंग भी है। हाँ, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, यस। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें चौथा जो कंडीशन है, चौथा तो हो गया हम लोग का, पांचवा कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन।
फिफ्थ कंडीशन देखो क्या है। फिफ्थ में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं कहाँ पे, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये एक कंडीशन है जिसपे एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जब तुम ऐसा करोगे ना, तो एक तो तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दोगे तो अनडेविएटेड चला गया, और एक तुम फोकस से पास करोगे तो ऐसे चला गया, ये जा रहा है फोकस से, है ना, फोकस पे आके मीट कर गया, तो आगे देखो इस तरह दो रे ऐसे सेपरेट हो जा रहा है, इस तरह सेपरेट हो जा रहा है, तो ये कभी भी रियल इमेज में मीट नहीं करेगा। तो इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग ये पीछे की तरफ यहाँ पे अपीयर टू मीट करवाए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, अपीयर टू मीट करवाए, ठीक है। तो यही एक कंडीशन है कन्वेक्स लेंस में या फिर कन्वर्जेंट लेंस में, इसको कन्वेक्स या कन्वर्जेंट बोलते हैं, जहां पे क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बना और इन फ्रंट ऑफ लेंस बना, लेंस के फ्रंट बना, जहां पे ऑब्जेक्ट रखे उधर ही बना। कैसा बना, वर्चुअल बना, और वर्चुअल का मतलब इरेक्ट होता है ना, इरेक्ट सीधा, और काफी बड़ा बना, एनलार्ज बना, और मैग्निफिकेशन पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हाइट भी पॉजिटिव तरफ है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉजिटिव तरफ, ये दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, ठीक। तो साइन कन्वेंशन सब लोग जानते हो, हम सिखाए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, इस साइड में क्या नेगेटिव, इस साइड में क्या पॉजिटिव, क्योंकि मेजर कर रहे हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, सिमिलर टू मिरर, ठीक है। तो ये जरूर से एक होमवर्क टाइप का समझ लो इस चीज को, होमवर्क में ही इसको मतलब करके लाना, करना घर में सब लोग, चेक तो नहीं कर पाएंगे लेकिन खुद से करना ऑनेस्टी के साथ। ये कन्वर्जेंस लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन वाला सारा डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे साइन कन्वेंशन के साथ, और सारे का नेचर इमेज का लिखना, और दो इसको भी प्रैक्टिस करना, भी बता रहे हैं कौन सा, ये वाला, हम लोग इसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। सुनो, डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है, ये पता नहीं क्या होता है, सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, एक सेकंड रुको, ये सिलेक्ट करने से नीचे चला जाए बार बार। हाँ, तो डाइवर्जेंट लेंस का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, देखो डाइवर्जेंट लेंस में दो ही कंडीशन होगा, एक कंडीशन लोग ये बोलेंगे, एक कंडीशन क्या बोलेंगे हम लोग, एक कंडीशन हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक तो वही रूल है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, देखो डायग्राम में जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ वो अनडेविएटेड रहा, है ना, इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं, पता नहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ वो अनडेविएटेड रहा, और जो फोकस से पास उसको हम लोग अपीयर कराएं, तो इसकी वजह से कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पे, जब हम लोग डेफिनेटली इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फोकस पे ही बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में याद रखना वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, और इस पे हमेशा याद रखना मैग्निफाइड बनता है, वर्चुअल इरेक्ट, और नहीं इसमें डिमिनिश्ड बना, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश बनता है। लेकिन इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन लेस आया पॉजिटिव 1 से, पॉजिटिव क्यों, फिर से वही बात कि इमेज बन रहा है किधर, पॉजिटिव तरफ, ऑब्जेक्ट भी किधर है, पॉजिटिव तरफ, ऊपर, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, इसलिए मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आएगा, दोनों का रेशियो, क्योंकि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन इसका है इमेज फॉर्मेशन का, उस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहीं पे भी रख सकते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पे आ नहीं रहा है, हम इसको थोड़ा बनाते हैं डायग्राम को रफली, तो इस डायग्राम को थोड़ा रफली बनाते हैं। देखो दूसरा कंडीशन जो है, ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, तो उस पे क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा एक क्या ले लिए, कन्वेक्स कनकेव लेंस ले लिए, ठीक है, और यहाँ कहीं पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं रखे, मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस कहीं पे भी, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखे,
तो अब ये ऐसे जाएगा रे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, ये सॉरी फोकस से गुजरा, और ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो अपीयर टू मीट कराएंगे हम लोग, तो इधर कहीं पे फोकस पे ऐसे मीट करेगा, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा वो ऐसे पास हो जाएगा। देखो यहाँ कहीं पे कट किया, तो जहां पे कट किया वो क्या होगा, फोकस के आसपास कट किया, तो इसीलिए छोटा सा यहाँ पे एक इमेज बना, है ना, छोटा सा इमेज बना। इमेज का नेचर कैसा हुआ, इमेज का नेचर वर्चुअल हुआ क्योंकि सीधा इमेज बना है, तो वर्चुअल नेचर का इमेज बना। दूसरा इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना, सीधा ही बना, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ, डिमिनिश बना, बहुत छोटा सा बना। इसमें भी मैग्निफिकेशन क्या है, इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही रहेगा, छोटा बना इसलिए 1 से कम, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ग्रीन से ऑब्जेक्ट बना रहे, ऑब्जेक्ट भी इधर बना और हम लोग ब्लू से इमेज बना रहे, इमेज भी यहाँ पे बना, तो दोनों पॉजिटिव तरफ ही बना, इसलिए रेशियो भी पॉजिटिव आया, ठीक है। तो बस ये डायग्राम्स को जरूर प्रैक्टिस करना। कौन कौन सा डायग्राम बोले, एक 5 डायग्राम है कन्वेक्स लेंस का, और 2 डायग्राम से कनकेव लेंस का, डाइवर्जेंट लेंस का। इसमें एक ना एक डायग्राम जरूर एग्जाम में आता है। और दूसरा बात, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि नेचर बताइए इमेज का कैसे बनेगा, तो ये सब एग्जाम में आता है। तो इसलिए इस डायग्राम को एक बार आज प्रैक्टिस करना पेंसिल से बढ़िया से, ताकि बाद में ये बन जाए, और रूल को दिमाग में रख के, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास, क्योंकि हम अभी कंटिन्यूस को नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगले क्लास से शुरू करेंगे लेंस फॉर्मूला। और तब तक ये होमवर्क जरूर करना, हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और लेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, और उस दिन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, लेंस वाला चैप्टर। और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला, वो सिखाना पड़ेगा। और फिर एक क्लास में ह्यूमन आई शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना घर में, पीडीएफ हम भेज देंगे कुछ देर में। होमवर्क यही रहा सब लोग के लिए कि प्रैक्टिस करना जरूर से, जितना भी डायग्राम्स बताएं सभी को स्टार्टिंग से रिवीजन करना, टीआईआर क्या होता है, सबका एप्लीकेशन पार्ट क्या था, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर का इमेज कैसे बनता है। नहीं रिवाइज करोगे तो भूलते रहोगे, इसीलिए घर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं तक है, अगले क्लास में फिर हम लोग लेंस फॉर्मूला का बात करेंगे। कुछ पूछना है किसी को, कुणाल कुछ पूछना है, ऋषि राज, बाकी लोगों को कुछ पूछना है, राज कौशल? नहीं सर, नहीं पूछना। ठीक है, चलो घर में सब लोग पढ़ो अच्छे से और प्रैक्टिस करो, ठीक।